हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था इन्वेंट्रीज के बारे में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन्वेंट्रीज कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे वील बी टॉकिंग अबाउट टैंजिबल असेट्स। ठीक है, अब टैंजिबल असेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, furniture and fixtures, vehicles, office equipments, computers and so on। ठीक है, तो assets का बेसिकली नेचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा। तो हम असेट्स का जो एक्विजिशन करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पीपीई की अगर हम बात करें, पीपीई टर्म दिया गया है टैंजिबल असेट्स को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक शॉर्ट में प्रिसाइज टर्म दिया गया है। और इसमें चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का खर्चा हो, यानी कि हम असेट खरीद रहे हैं या असेट्स रिलेटेड कोई पार्ट खरीद रहे हैं असेट का, कोई मान लीजिए कोई रिपेयर होना है, मेंटेनेंस होना है, कोई रिप्लेसमेंट होना है, तो सारे खर्चे या तो कैपिटल में आएंगे या रेवेन्यू में आएंगे। ठीक है, कैपिटल में कब आएंगे? फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कब माने जाएंगे, किस बेसिस पे माने जाएंगे? असेट की कॉस्ट के बेसिस पे एंड जो भी एडिशंस हो रहे हैं। ठीक है, जो कॉस्ट है असेट की वो प्लस जो एडिशंस हो रहे हैं उस असेट में, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है असेट में। अब जैसे बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग में पेंट करवाया, बिल्डिंग को पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया अंदर से। ठीक है, वो हो गए एडिशंस, वो बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाते हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट है मान लीजिए 1 CR। ठीक है, एडिशंस यानी कि आपने जो भी उसमें अंदर कंस्ट्रक्शन करवाया वो कराया 25 to 30 lakhs का, तो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 1 करोड़ प्लस 30 lakhs, 1 करोड़ 30 lakhs। ठीक है, तो ये कैपिटल खर्चा हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो हो रही है कि कौन कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। पहला तो असेट की कॉस्ट, दूसरा जो असेट में जो एडिशंस हो रहे हैं वो, तीसरा जो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? जो बेनिफिट्स डिराइव विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म इन नेचर, जो बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, किसी असेट से जुड़ा हुआ बेनिफिट है, वो आगे आने वाले 20 सालों तक मिलना ही मिलना है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खर्चा जो हो रहा है ताकि कॉस्ट हमारी कट सके, कम हो सके, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी। अब कुछ रेवेन्यू खर्चे भी होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि मशीन इंस्टॉल करवाई उसके वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो उससे रिलेटेड जितने भी लीगल खर्चे, रजिस्ट्री कराना, ठीक है, एडवोकेट की फीस, असेट्स खरीदे तो उसमें जो भी भाड़ा लग रहा है दैट इज फ्रेट, उसका एक्सपेंस, उसे भी हम कैपिटल में मानते हैं, कैपिटल में कैटेगराइज करते हैं। अब इन्हें पूरी तरह से एनालाइज करना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हो गए? जैसे रेगुलर रिपेयर हो गए असेट्स पे। ठीक है, डेली बेसिस में मान लीजिए कार में हर 1 महीने में 2 महीने में आप कार में रिपेयर्स करवा रहे हैं, ठीक है, या सर्विसिंग पे दे रहे हैं, तो वो रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, कार का कोई पार्ट चेंज हो रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इनके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो आता है दैट इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो एंटिटी का प्लान देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करो। सबसे पहले तो देखिए ओपनिंग बैलेंसेस हम वेरीफाई करेंगे। लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से इस साल के ओपनिंग बैलेंस को टैली करेंगे, पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, खुद के स्टाफ से करवाएंगे, ऑडिट आर्टिकल से करवाएंगे या फिर थर्ड पार्टी से। ठीक है, ये चेक करेंगे कि सच में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक,
वंस 2 ईयर्स में या 3 ईयर्स में कराएंगे ही कराएंगे। फिर सुपरविजन चेक करेंगे। जो लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो उसके रेलेवेंस में हम एविडेंस निकालेंगे। हम क्या चेक करेंगे कि प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अपने ऑडिट स्टाफ पे नज़र रखेंगे कि वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, रिपोर्ट मांगेंगे, वर्किंग शीट्स लेंगे, सारे क्या क्या और चेक करेंगे, सारे आइटम्स, सारे जितने भी आइटम्स हैं पीपीई के वो टैग्ड हो, उनमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। छोटे से छोटे असेट्स भी हों तो वो लेबल्ड हो अच्छे से, और जो भी वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। ऐसे 230 पढ़ा है अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो फॉलो होगा इसमें। ठीक है। फिर पीपीई के सारे आइटम्स को हमें रिकंसाइल कैसे करना है, हम रिपोर्ट से चेक करेंगे, हम अपने बैलेंस शीट से चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस स्क्रूटनी करेंगे, साथ साथ फिजिकली वेरीफाई भी करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज ने एसी में एडिशन किया है, एसी खरीदा है, तो एसी कितने आए हैं, कब आए हैं, पूरी डिटेल बिल्स के साथ प्लस फिजिकली वेरिफिकेशन। ठीक है। अब कोई भी अगर उसमें लूप होल्स हैं, कमियां हैं, तो वो सब चेक करेंगे। शॉर्टेज है, असेट वर्किंग कंडीशन में नहीं है या ऑब्सोलीट हो गया है, तो मैनेजमेंट से उसके रीजंस मांगेंगे। ठीक है। अब रही बात एडिशंस की, जो भी पीपी में एडिशंस होते हैं, खरीद रहे मतलब हम और असेट खरीद रहे हैं। ठीक है। तो पीपी स्केड्यूल चेक करेंगे, मूवमेंट देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्या क्या खरीदा हमने असेट, उसमें कितना बेचा, हमारा क्लोजिंग कितना है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग से, ये मैंने आपको बताया, ये चेक करेंगे। और जो भी मटेरियल एडिशंस हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट एडिशंस हो रहे हैं, उन पे नज़र ज़्यादा होगी। किसी बिजनेस एंटरप्राइज ने मान लीजिए टर्नओवर उनका 2 to 3 CR है, लेकिन उन्होंने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 50 lakhs की खरीदी है। ठीक है, अपनी फैक्ट्री में, तो मटेरियल एडिशन है उनके लिए, उसका अच्छे से ऑडिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिजिकली भी प्लस डॉक्यूमेंट्स में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। फिर कोई पार्ट अगर रिप्लेस हो रहा है, वारंटी में है कि नहीं, ये सब चेक करना होगा। AS कौन सा फॉलो होगा, AS 10। ठीक है। और अगर स्पेयर पार्ट्स यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे अकाउंट फॉर कर रहे हैं, अकाउंट फॉर तो खैर बाद में आएगा, वो जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो AS के अकॉर्डिंग उनकी अकाउंटिंग हो। ठीक है। फिर जितने भी डे टू डे सर्विसिंग के खर्चे हैं वो कैपिटल में नहीं आएंगे, कैपिटल खर्चे में नहीं आएंगे, यानी कि जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसी भी असेट से जुड़े हुए, वो असेट की कॉस्ट में नहीं जुड़ेंगे। फिर कोई भी असेट अगर खरीदा जा रहा है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, उसका परचेज इनवॉइस चेक करो, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देखो, वारंटीज चेक करी जाती हैं, किस डेट पे खरीदा गया, कोई सैम्पल्स देखे गए थे, डेमोज लिए गए थे इंस्टॉलेशन के। ठीक है, तो ये सब चेक किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। इंटरनल प्रोसेसेस यानी कि मशीनरी खरीदने से पहले कोटेशंस देखे गए, टेंडर्स आए, उसके हिसाब से कौन से सप्लायर को ऑर्डर दिया गया। ठीक है। और अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी असेट हम सेल कर रहे हैं तो उसका रीज़न पूछो कि बेचा क्यों, उसमें कोई डिफेक्ट था, वो ख़राब हो गया था, या फिर ऑब्सलीट था, या फिर कोई और रीज़न था, तो उस पीपीई को डिस्कार्ड करने का रीज़न क्या था। ठीक है। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन में ये चेक करना है डिप्रिसिएशन प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रहा है कि नहीं, मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, असेट अगर इम्पेयर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें AS 28 फॉलो होगा। अब इम्पेयरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होगा, इम्पेयरमेंट का मतलब ये हुआ कि असेट की वैल्यू कम हो गई, कोई मैल फंक्शनिंग हो गई या खराबी आ गई, तो उसके लिए AS 28 फॉलो। अच्छा, अब
कोई भी पीपीई होता है तो उसमें हर एंटरप्राइज के पास राइट्स होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उन राइट्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए एंटिटी के पास राइट्स होती हैं, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो उनके रेफरेंस में क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ऑडिटर को क्या क्या चेक करना होगा, पहले तो सारे एडिशंस चेक करेगा जो जो परचेजेस हुई हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। जो भी इनवॉइसेस हो वो एंटिटी के नाम पे हो, एंटिटी का जीएसटी नंबर पड़ा हो, ठीक है। एंटिटी के पास लीगल ओनरशिप कैसे जस्टिफाई होगी, बिलिंग में उनके नाम पे की गई हो, बिजनेस के नाम पे, एंटरप्राइज के नाम पे। जितने भी एडिशंस हो रहे हैं ऑडिटर को चेक करना होगा सेल डीड किसके रेफरेंस में, लैंड एंड बिल्डिंग रजिस्ट्री अग्रीमेंट। फिर ऑडिटर इंसिस्ट करे, मैनेजमेंट से कहे कि जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, कि उनके रिस्पेक्ट में हमें सारी सेल डीड्स दिखाओ, टाइटल डीड्स दिखाओ, रेंटेड है तो रेंट अग्रीमेंट दिखाओ, कोई बोरोइंग ली है या मान लीजिए मॉर्टगेज करे, गिरवी रखवाई है बिल्डिंग, तो उसका आपको कंफर्मेशन बैंक से लेना होगा, ठीक है। प्लस चार्जेस चेक करो कि कंपनी के खिलाफ कोई चार्जेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी कोई चार्ज लगा दिया गया हो, डिबेंचर्स रीपे करने में कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो चार्ज लगा दिया हो। रही बात डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर कैसे होगा, देखिए जितने भी पीपीई होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनका क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल। कैसे होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स। तो ये हेडिंग्स बनी हुई हैं, इन्हीं हेडिंग्स में हम कैटेगराइज करेंगे। और अगर कोई भी असेट लीज पे है तो उसको अलग क्लासिफाई करेंगे अंडर लीज, उसमें अंडर लीज वर्ड हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एसेट को लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज, ठीक। और जो भी क्लास होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है, तो उसमें सेपरेटली क्या क्या शो करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, एक्विजिशंस, डिस्पोजल्स, प्रॉपर एक डेप्रिसिएशन चार्ट आपने देखा है कंपनीज में, उसमें ओपनिंग बैलेंस शो होता है असेट्स का, एडिशंस कितने हुए, कितने खरीदे, कितना एक्विजिशन किया है, मान लीजिए कोई बिजनेस वेंचर खरीदा है, एक्वायर करा है बिजनेस, है ना, किसी XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को टेक ओवर किया है, फिर कितना असेट बिका है, सेल हुआ है, कोई डिस्पोज हुआ है। कई कंपनीज ऐसी होती हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं, अपना शेयर सेल कर देती हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट्स, और उसके बाद आता है क्लोजिंग बैलेंस। अदर एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा, मान लीजिए कोई भी ऐसा, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं डेप्रीसिएशन है, पिछली बार ज़्यादा चार्ज हो गया था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही चार्ज नहीं हुआ था तो उसको राइट ऑफ किया इस साल, या कम चार्ज हुआ था तो इस बार दिखाया, तो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो इसमें हर एक क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ये सेपरेट डिटेल देनी पड़ती है, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, ठीक है। और इसके अलावा इम्पेयरमेंट अगर हुआ है तो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट यानी कि असेट की क्वालिटी गिर गई, वैल्यू गिर गई, उसकी मैल फंक्शनिंग की वजह से खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो इम्पेयरमेंट की वजह से जो लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमें मान लीजिए असेट बेचना पड़ा, तो वो उसमें जाएगा, ठीक। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इंटैंजिबल असेट्स। तो इनटैंजिबल असेट्स क्या होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। टैंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड, इनटैंजिबल इज जो हम सिर्फ सुन सकते हैं बट वी कांट सी और आइडेंटिफाई, ठीक है। जैसे कि गुडविल, किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन हो गई, ब्रांड हो गया, ITC एक ब्रांड है, डाबर इज अ ब्रांड, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो
तो इनटैंजिबल असेट्स में ये सारे आइटम्स आते हैं, ठीक। अब इनटैंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, लॉयल्टी, ठीक है, और लाइसेंसेस हो गए, मार्केट की नॉलेज हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन है, रिलेशनशिप कस्टमर से, सप्लायर से, ठीक। अब AS 26 जो है इंटैंजिबल असेट्स के लिए, वो क्या कहता है कि गुडविल जो है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। सही बात है, गुडविल इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में AS 26 में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटरप्राइज दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसके अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि हम अब अगर ऑडिट कर रहे हैं किसी इनटैंजिबल असेट का तो वो कैसे करेंगे। अब अगर सच में एग्जिस्ट करता है तो वैसे ही आइडेंटिफाई आप कर नहीं सकते हैं। एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि उसका फिजिकल सब्सटेंस तो होता नहीं है। वेरीफाई कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर, उसमें जैसे सॉफ्टवेयर का करना है ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिटर क्या देखेगा कि सॉफ्टवेयर एक्टिव यूज में है कि नहीं, एंटिटी उसे यूज कर रही है कि नहीं, उसमें सारी एंट्रीज करती है कि नहीं, उसको उसका एनुअल मेंटेनेंस कराती रहती है कि नहीं कराती है, ठीक है। फिर उसकी कॉस्ट से कंपेयर करेगा, अच्छा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें इस हिसाब से वर्किंग होती है। अगर एक्टिव यूज में नहीं है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर हटा दिया गया तो वो पक्का बुक्स में दिखाया गया होगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस हम ऐसे चेक करेंगे। अब रही बात यहाँ पे एडिशंस देखने की, तो एडिशंस के प्रॉपर चार्ट मेंटेन होता है, जैसे टैंजिबल असेट्स में होता है कि ओपनिंग कितने, एडिशंस कितने, डिलीशंस कितने, क्लोजिंग कितना, ठीक है। इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी जब तक टैंजिबल असेट्स को आप पढ़िए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं बाय द नेम CA ज्योति ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इनटैंजिबल असेट्स वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।